अगली सुबह भुवन प्रताप के महल में भुवन ने जोर से फोन को जमीन पर फेंकते हुए कहा, अपने नालायक बेटे से कहो कि बहुत हो गया इसका नाटक, अब जल्द से जल्द उदयपुर आ जाए। अब मैं और इसकी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पीछे खड़ी उसकी पत्नी ने उसे शांत करते हुए कहा, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं उससे बात करने की कोशिश करती हूँ। ये सुन भुवन बोला, कोशिश नहीं, उसे यहाँ बुलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी मेरे जैसे अपने भाई का गुलाम बनकर रह जाए। वहीं रुद्र प्रताप अपने कमरे में बैठे कुछ सोच रहे थे। उनको ऐसा देख सुप्रिया ने कहा, क्या सोच रहे हैं राजा साहब? रुद्र प्रताप ने जवाब दिया, समर और गौरी के बारे में सोच रहे हैं सुप्रिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये सुन सुप्रिया थोड़ी नाराजगी के साथ बोली, जब कल समर ने शादी के लिए मना कर दिया है तो आप अभी भी क्यों इन सब के बारे में सोच रहे हैं? रुद्र प्रताप उठे और खिड़की के पास जाकर बाहर की तरफ देखने लगे। उनसे कोई जवाब न पाकर सुप्रिया उनके पास आती हुई बोली, बताइए राजा साहब, जब आपके बेटे ने मना कर दिया है तो क्या तब भी आप इस शादी को उसकी मर्जी के खिलाफ करवाएंगे? इस पर उन्होंने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे समर के लिए गौरी से अच्छा साथी और कोई नहीं हो सकता। उनकी इस बात पर सुप्रिया बोली, आपको कैसे पता कि गौरी हमारे बेटे के लिए सही है? अभी तो समर ने ना की है, क्या पता कल आकर गौरी ही मना कर दे, तो फिर आप क्या करेंगे? ये सुन रुद्र प्रताप ने कहा, इसीलिए तो सुप्रिया, कुछ ऐसा बताइए जिसकी वजह से दोनों बच्चे दिल से इस रिश्ते को अपनाएं। सुप्रिया कुछ देर सोच में पड़ गई। उसे इस बात पर नाराजगी थी कि मना करने के बावजूद रुद्र प्रताप शादी की बात को लिए बैठे हैं, पर इतना कहने के बाद भी जब वो नहीं माने तो कुछ दूसरा तरीका ही अपनाना पड़ेगा। समर ने तो पहले ही इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। रही बात गौरी की तो फिर उसने कहा, क्यों ना राजा साहब दोनों बच्चों की एंगेजमेंट करवा दी जाए। ये सुन रुद्र प्रताप ने हैरानी से सुप्रिया की तरफ देखा। उन्हें अपने आप को ऐसा देख सुप्रिया बोली, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आपको हमारी बात पसंद नहीं आई? इस पर रुद्र प्रताप बोले, अभी तक तो आप शादी के खिलाफ बोल रही थी और अचानक से एंगेजमेंट के लिए कह रही हैं, हम कुछ समझे नहीं। उनकी इस बात पर सुप्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, आपने हमसे उनके रिश्ते को ठीक करने के लिए राय मांगी, इसीलिए हमने ये बात कही। सुप्रिया को ऐसे मुंह बनाता देख रुद्र प्रताप मुस्कुराते हुए बोले, अरे आप तो नाराज हो गए। वैसे आपका आइडिया तो अच्छा है, अगर दोनों की एंगेजमेंट हो गई तो शायद ये दोनों ही अपने रिश्ते को अपनाएं। जहां रुद्र प्रताप के मन में समर और गौरी के लिए हाँ करने की बात चल रही थी, वहीं सुप्रिया सोच रही थी कि इतनी जल्दी एंगेजमेंट का सुनकर कि दोनों शादी करने से जरूर मना कर देंगे। वहीं राठौर भवन में गौरी ने ज्योति को उसके काम के बारे में पूछने के लिए उसको फोन किया, पर ज्योति ने उसका फोन नहीं उठाया। गौरी को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि अचानक ज्योति को क्या हो गया। उसने फोन रखा और साइड में रखी बुक को उठाया। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने फोन को उठाते हुए कहा, क्या बात है, आज आपको हमारी याद कैसे आई? उधर से स्वरा ने कहा, क्या करूं, मैंने सोचा तुम तो मुझे फोन करोगी नहीं तो मैं ही तुम्हें फोन कर लूं। गौरी माफी मांगते हुए बोली, माफ करना, यहाँ आने के बाद हमें वक्त ही नहीं मिला आपको फोन करने का। ये सुन स्वरा बोली, ओ मैडम, फोन करना था आपको, अजमेर आकर मुझसे मिलना नहीं था जो आपको वक्त ही नहीं मिला। इस बात पर गौरी हंसती। फिर उसने पूछा, अच्छा ये बताओ बाकी सब कैसे हैं वहाँ और आप कैसी हो? स्वरा ने जवाब दिया, यहाँ पर सब ठीक है, वो तो मैंने तुम्हें गुड न्यूज देने के लिए फोन किया है। गौरी ने पूछा, कैसी गुड न्यूज? स्वरा ने बताया, तुम्हें याद है ना, मैंने इंटर्नशिप के लिए उदयपुर के हॉस्पिटल में अप्लाई किया था। गौरी ने कहा, हाँ याद है। स्वरा फोन पर खुशी से चिल्लाते हुए बोली, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है। उसके चिल्लाते ही गौरी ने अपने कान से फोन हटा लिया। जब उसने चिल्लाना बंद किया तो गौरी ने वापस से फोन कान पर लगाते हुए कहा, अरे यार, कम से कम चिल्लाने से पहले बता तो दिया करो कि पता चला कि हम किसी दिन बहरे हो गए। स्वरा ने हंसते हुए कहा, बताने लगे तो फिर तुम्हें हमारी खुशी कैसे दिखेगी? इस पर दोनों साथ में हंस दिए। अजमेर में पढ़ते वक्त गौरी और स्वरा की दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोनों गहरे दोस्त बन गए। गौरी ने फिर कहा, तो आप कब आ रही हो उदयपुर? स्वरा ने कहा, कल हॉस्पिटल में कुछ पेपर सबमिट करने हैं, तो आज शाम तक ही आ जाऊंगी। ये सुन गौरी ने कहा, ठीक है। जब उदयपुर पहुंचना तो स्वरा ने उसे बीच में ही रोककर कहा, हाँ हाँ तुमको बता दूंगी, यही ना? इसी बात पर दोनों वापस हंसने लगे। शाम को वसुधा गौरी के कमरे में आई। गौरी बिस्तर पर बैठे बुक पढ़ रही थी। वसुधा ने अंदर आते हुए गौरी की तबीयत का पूछा और फिर मायूस सा चेहरा बनाकर उसके पास जाकर बैठ गई। वसुधा का ऐसा चेहरा देखकर गौरी ने पूछा, क्या हुआ माँ, आप परेशान दिख रही हैं, सब ठीक है ना? कंपनी में सब? वसुधा उसकी बातों को रोकते हुए बोली, सब ठीक है, हम परेशान हैं तो तुम्हें लेकर, तुम्हें ऐसा देखा नहीं जा रहा। गौरी, ये सुन गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आप इतनी परेशान ना हो, हम बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा बुखार ही तो था, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत? इस पर वसुधा ने गौरी के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम तुम्हारे फैसले को लेकर परेशान हैं। इस पर गौरी ने अपनी आंखें नीचे कर ली। वसुधा आगे बोली, गौरी हम तुम्हारी माँ हैं, हम तुम्हें ऐसे अपनी जिंदगी खराब करते नहीं देख सकते, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम इस शादी से मना कर दो। गौरी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वसुधा ने आगे कहा, हमें पता है कि तुम इस शादी से कभी खुश नहीं रहोगी। गौरी, क्या हमें नहीं पता कि तुम समर और राजा साहब इन दोनों से कितनी नफरत करती हो? इस बात से गौरी के चेहरे का रंग उड़ गया। वसुधा आगे बोली, चलो एक बार राजा साहब से नाराजगी तो ठीक है, पर समर, उसका क्या? क्या उसके साथ शादी करके तुम खुश रह पाओगी? अब बात वो बचपन वाली बात नहीं रही, उसके जीने का तरीका बिल्कुल अलग है, वो राजा है। गौरी अपनी माँ की बातों को सुन रही थी, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। वसुधा ने गौरी की चुप्पी को गौर करते हुए उससे फिर पूछा, और क्या तुम अपनी नफरत को भुला दोगी जिसे तुमने इतने सालों से मन में रखा? ये सुनते ही गौरी ने पहली बार वसुधा से कहा, पर माँ हम नहीं भूल पा रहे, हमारे लिए मुश्किल है ये सब, हम कभी नहीं भूल पाएंगे कि उन्होंने हमारे बाबा के साथ क्या किया था। इतना कहते ही गौरी की आंखों में आंसू आ गए और वो वसुधा के गले लग गई। गौरी की इन बातों को सुनकर वसुधा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी मुस्कुराहट को उससे छुपाते हुए कहा, इसीलिए तो बेटा हम कह रहे हैं, क्यों खराब करने में लगी हो अपनी जिंदगी को? ये बताओ, क्या तुम्हें ऐसे देखकर तुम्हारे बाबा खुश होंगे? उसकी इस बात से गौरी कुछ परेशान सी हो गई। अपना तीर निशाने पर लगा देख वसुधा ने आगे कहा, गौरी हम मानते हैं कि तुम्हारे बाबा ने वचन दिया था, पर उस वक्त हालात कुछ और थे और आज सब अलग है। तुम ही सोचो, अगर तुम्हारे बाबा होते तो क्या वो चाहते कि तुम एक ऐसे बंधन में बंधो जिसे तुम दिल से चाहती ही नहीं हो? वसुधा के हर शब्द गौरी को सोचने पर मजबूर कर रहे थे।
उस पर अपनी बातों का असर होते देख वो मन ही मन खुश हो रही थी। मौका देख उसने वापस से कहा, सच कहें तो हमें यही लगता है कि अगर तुम्हारे बाबा होते तो वो कभी ऐसा नहीं होने देते। ये बोल वो खड़ी हुई और वहां से जाने लगी। दरवाजे पर पहुंचकर वो गौरी की तरफ मुड़ते हुए बोली, बेटा इस बारे में सोचना जरूर, बाद में कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें अपने लिए फैसले पर पछताना पड़े। इतना कहकर वो वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। वसुधा की बातों ने गौरी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि उसका लिया फैसला कहीं गलत तो नहीं। इधर सीढ़ियों से उतरते हुए वसुधा ने अपनी शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, इतनी आसानी से तो हम ये शादी नहीं होने देंगे। भले ही रुद्र प्रताप समर को ये शादी करने के लिए मना ले, पर हमें पता है गौरी जल्द ही इस शादी से मना कर देगी। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे आई तो उसे दरवाजे पर रुद्र प्रताप खड़े दिखे। उनको वहां देख वसुधा बोली, अरे राजा साहब आप यहाँ, आपने हमें आपके आने की खबर नहीं दी। गौरी भी अपने कमरे के बाहर आ रही थी, पर जब उसने वसुधा को राजा सा कहते सुना तो वो वापस से अपने कमरे में चली गई। नीचे खड़े रुद्र प्रताप बोले, बस आप सबसे कुछ बात करनी थी तो यहाँ चले आए, आइए बैठिए। वसुधा ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसके बाद उसने हेमा को आवाज दी और चाय नाश्ता लाने को कहा। ये देख रुद्र प्रताप ने मना करते हुए कहा, अरे भाभी साहब इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने चारों तरफ नजरें घुमाते हुए कहा, गौरी कहाँ है, दिख नहीं रही। ये सुन वसुधा ने सोचा कि अगर अभी रुद्र प्रताप गौरी से बात करेंगे तो शायद गौरी मेरी बातों से अभी ही ना कर दे। ये सोचते हुए वसुधा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्हें खोया देख रुद्र प्रताप ने दोबारा पूछा, क्या हुआ भाभी साहब, गौरी घर पर नहीं है क्या? इस पर वसुधा बोली, नहीं नहीं वो घर पर ही है, उसकी तबीयत सही नहीं थी तो अपने कमरे में आराम कर रही है। ये सुन रुद्र प्रताप परेशान होते हुए बोले, क्या हुआ उन्हें, आपने डॉक्टर को बुलाया? वसुधा ने बताया, हाँ हमने डॉक्टर को बुलाया था, अभी वो ठीक है, आपको उनसे मिलना है तो आप मिल सकती हैं। रुद्र प्रताप ने मना करते हुए कहा, नहीं रहने दीजिए, आप उन्हें आराम करने दें, हम बाद में उनसे मिल लेंगे। इस पर वसुधा ने जोर देते हुए कहा, कोई बात नहीं राजा साहब, हम अभी ही उसके कमरे से आए हैं, वो जग रही है, आप उससे मिल सकते हैं, आइए हम ले चलते हैं आपको। ये सुन उन्होंने कहा, भाभी साहब आप परेशान ना हो, हम अकेले ही चले जाएंगे। वसुधा ने कहा, जी ठीक है। ये बोल वसुधा ने हेमा को रुद्र प्रताप को गौरी के कमरे तक ले जाने के लिए कहा। उसके बाद रुद्र प्रताप हेमा के साथ सीढ़ियों से गौरी के कमरे की तरफ गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि गौरी कंबल ओढ़े सो रही है। हेमा ने गौरी को जगाने की कोशिश की पर रुद्र प्रताप ने उसे गौरी को जगाने से मना कर दिया। उसके बाद वो कमरे के बाहर चले गए। उनके जाते ही गौरी ने अपना कंबल हटाया। थोड़ी ही देर में रुद्र प्रताप नीचे आए। उनके चेहरे की मायूसी को देख वसुधा मन ही मन मुस्कुराने लगी और बोली, क्या हुआ राजा साहब, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? गौरी ने कुछ कहा क्या आपसे? वो मन ही मन अपने सवाल का जवाब बना रही थी। उसे उनका चेहरा देख यही समझ आ रहा था कि उसने जो कुछ भी बात गौरी के दिमाग में डाली है उसे पक्का गौरी ने कुछ तो कहा ही होगा। जब रुद्र प्रताप ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने दोबारा पूछा, क्या सोच रहे हैं राजा साहब, उसने कुछ कहा क्या आपसे? इस पर रुद्र प्रताप के पीछे आती हुई हेमा ने कहा, नहीं मालकिन, गौरी दीदी तो सो रही हैं, मैं तो उन्हें जगाना चाहती थी पर हुकुम सा ने मुझे मना कर दिया। हेमा की बात सुनकर वसुधा की खुशी गायब हो गई। उसने कहा, सो गई, पर इतनी जल्दी कैसे? अभी तो हम उससे बात करके आए थे, तब तो जाग रही थी। इस बात को सुनकर रुद्र प्रताप ने मन ही मन कहा, शायद गौरी हमसे बात नहीं करना चाहती है। उसके बाद उन्होंने वसुधा से कहा, कोई बात नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आराम करने दें। वसुधा का ये प्लान खराब हो गया था। कहाँ उसने सोचा था कि आज गौरी कुछ कहेगी, पर वो तो। फिर उसने अपने चेहरे पर झूठी हंसी लाते हुए सोफे की तरफ हाथ दिखाकर रुद्र प्रताप को बैठने को कहा। फिर दोनों जाकर सोफे पर बैठ गए। कुछ ही देर में हेमा चाय नाश्ता लेकर आ गई। फिर वसुधा ने गायत्री देवी की तबीयत के बारे में पूछा। रुद्र प्रताप ने बताया कि वो ठीक है। उसके बाद वसुधा ने कहा, राजा साहब आपने कहा था कि आपको हमसे कुछ बात करनी है, बताइए क्या बात है? रुद्र प्रताप ने जवाब दिया, हाँ भाभी साहब बात तो करनी थी, सोचा था गौरी से भी एक बार इस बारे में राय ले लेते, पर कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने अपने हाथ में लिए चाय के कप को मेज पर रखा और बोले, भाभी साहब हम सोच रहे हैं कि कुछ दिनों बाद समर का राज्याभिषेक करवा दें। ये सुन वसुधा ने कहा, ये तो अच्छी बात है राजा साहब। हाँ भाभी साहब, पर उससे भी बड़ी बात यह है कि उस खास दिन ही हम दोनों बच्चों की एंगेजमेंट भी करवाना चाहते हैं। वहीं गौरी अभी रुद्र प्रताप हैं या चले गए ये पता करने के लिए ही अपने कमरे से बाहर आई और दरवाजे से ही नीचे की तरफ झांकने लगी। तभी उसे एंगेजमेंट की बात सुनाई दी। एंगेजमेंट की बात सुनकर वसुधा परेशान हो गई, पर उससे भी ज्यादा परेशान थी अपने कमरे के बाहर खड़ी गौरी। अभी उसके मन में क्या कम कश्मकश चल रही थी जो इतनी जल्दी एंगेजमेंट की बात भी आ गई। उसकी परेशानी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस बढ़ती ही जा रही थी। वसुधा के चेहरे पर परेशानी देखकर रुद्र प्रताप ने कहा, क्या हो गया भाभी साहब, आप परेशान दिख रही हैं। वसुधा जल्दी से अपने एक्सप्रेशन बदलते हुए बोली, नहीं राजा साहब परेशान क्यों होंगे हम तो बहुत खुश हैं। इनका और आपका बरसों पुराना सपना जो पूरा होने जा रहा है। कुछ देर बात करने के बाद रुद्र प्रताप वहां से चले गए। उनके जाते ही वसुधा अपने कमरे में गई और तेजी से दरवाजा बंद करके बोली, सब इतना जल्दी हो रहा है कि कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे बात करने से कुछ नहीं होने वाला। सोचा था इतना समझाने के बाद गौरी कुछ तो कहेगी, पर वो तो उनके आते ही सोने का नाटक करने लगी। अगर ऐसे ही बैठी रही तो कल को शादी भी हो जाएगी। इधर गौरी परेशान सी अपने कमरे के चक्कर काट रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने तो ये सब इतनी जल्दी होगा ये तो सोचा ही नहीं था। क्या करे बाबा, हम कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहकर उसने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया। तभी उसको स्वरा का फोन आया। गौरी ने फोन उठाया। उसके बोलने से पहले उधर से स्वरा ने कहा, गौरी गेस करो मैं कहाँ पर हूँ। उसकी इस बात पर गौरी बोली, आप आ गई उदयपुर? स्वरा बोली, हाँ पर तुम कब आओगी मुझसे मिलने? जल्दी आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये सुन गौरी बोली, यही फोन पर बता दो। उधर से स्वरा ने कहा, अरे फोन पर नहीं तुम मिलने आओ। वैसे तुम्हें हुआ क्या है? पहले तो खुद ही मिलने के लिए बोली थी। इस पर गौरी बोली, कुछ नहीं, बस वो तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसकी बात सुन स्वरा ने मजाकिया अंदाज में कहा, कोई बात नहीं, मुझसे मिलोगी तो ठीक हो जाओगी, तुम्हें पता भेज रही हूँ, जल्दी आना।
गौरी ने हाँ की और फोन रख दिया। उसे कपड़े बदले और स्वरा से मिलने के लिए घर से निकल गई। इधर जब समर ऑफिस से घर आया तो उसने बगीचे में रुद्र प्रताप को अकेले टहलते देखा। उनको ऐसे देख समर ने सोचा, क्या बाबा साहब हमसे अभी भी नाराज होंगे? ये सोच उसने बगीचे की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उसने रुद्र प्रताप को आवाज दी, बाबा साहब। उसकी आवाज सुन रुद्र प्रताप रुक गए और उसकी तरफ देखने लगे। जब समर नजदीक आ गया तो उन्होंने कहा, आइए समर, बताइए कैसा चल रहा है आपका प्रोजेक्ट वाला काम? समर ने उनके चेहरे पर बड़े ध्यान से देखते हुए जवाब दिया, ठीक चल रहा है बाबा साहब। वो बाबा साहब, उसको हिचकिचाते देख रुद्र प्रताप ने कहा, हाँ कहिए समर, क्या बात है? उनकी ऐसी बातों से समर को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे नाराज हो या नहीं। उसे बात बदलते हुए कहा, वो बाबा साहब, आप हमें इस प्रोजेक्ट को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। ये बोल रुद्र प्रताप वहां रखे सोफे पर बैठ गए। समर भी उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ बातें करने के बाद रुद्र प्रताप ने सोचा कि अब समर को भी उसके एंगेजमेंट और राज्याभिषेक के बारे में बता देना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा, समर, वो हम। इतना कहते ही उन्हें समर का वो चेहरा याद आया जिसने उस दिन इस शादी को करने से मना किया था। उन्हें ऐसे देख समर ने कहा, कहिए बाबा साहब। तभी पीछे से एक नौकर ने आकर कहा, हुकुम सा, कुंवर सा, चलिए खाना तैयार है। रुद्र प्रताप को समर से बात करनी थी पर उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, खाने के वक्त वो सबको एक साथ बता देंगे। ये सोच वो सोफे से उठते हुए बोले, ठीक है हम आते हैं, चलिए समर। इस पर समर ने कहा, बाबा साहब आप चलिए, हम हाथ मुंह धोकर आते हैं। ठीक है। ये बोल रुद्र प्रताप वहां से चले गए और समर भी अपने कमरे की तरफ चला गया। वहीं कैफे में गौरी और स्वरा बैठी बातें कर रही थी। स्वरा गौरी को वो बातें बता रही थी जो गौरी के यहाँ आने के बाद उसके साथ हुई थी। गौरी वहां चुपचाप बैठे उसकी बातों को सुन रही थी और स्वरा जैसे ऑटो मोड में बस बोले ही जा रही थी। उसको ऐसे शांत देख स्वरा ने उसका हाथ हिलाते हुए कहा, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? इस पर गौरी बोली, हाँ सुन रहे हैं ना। स्वरा ने कहा, अच्छा मुझे तो नहीं लगता। ये बोल स्वरा उसे आंखें चढ़ाते हुए देखने लगी। उसको जासूसों की तरह खुद को देखता देख गौरी ने उसके हाथ में मारते हुए कहा, चलो बस भी करो अपनी ये जासूसी। और आप कुछ बताने वाली थी ना हमें? ये सुन स्वरा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, हाँ यार देखो ना, तुम्हारे सड़े से चेहरे को देखकर मैं तो भूल ही गई कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। स्वरा की बातों से गौरी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद स्वरा बोली, तुम्हें पता है पापा ने मेरे लिए एक लड़का देखा है और वो चाहते हैं कि मैं एक बार उससे मिल लूं। उसकी इस बात से वापस से गौरी के चेहरे पर परेशानी आ गई। इधर स्वरा बोले ही जा रही थी, अब तुम बताओ हम कैसे जाकर उससे मिलने? पहली बात तो हमें भी शादी करनी नहीं है और दूसरी करेंगे तो अपनी मर्जी से, इसीलिए हमने तो पापा को मना कर दिया है। स्वरा की बातों से गौरी अपने फैसले के बारे में सोच रही थी। एक बार फिर जब स्वरा ने उसके चेहरे पर परेशानी देखी तो बोली, गौरी क्या बात है? बहुत देर से देख रही हूँ, तुम परेशान लग रही हो, कुछ बात है क्या? ये सुन गौरी ने कहा, कुछ नहीं। स्वरा ने उसकी बात को बीच में रोकते हुए कहा, मुझे ये नहीं सुनना, बस इतना बताओ क्या बात है। ये बोल उसने गौरी के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। गौरी उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी और उसकी सवालिया नजरों को देख गौरी ने उसे सारी बात बताई। ये सुन स्वरा हैरान थी, हम क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सारी बातों को सुनकर स्वरा ने कहा, गौरी तुम पागल हो क्या? जानती हो कि तुम अपने बाबा से बहुत प्यार करती हो, पर अब ये वचन जैसी बातें कौन मानता है? इस पर गौरी बोली, ये हमारे बाबा की इच्छा थी स्वरा, और हमें उनकी इच्छा का सम्मान करना है। स्वरा ने उसे समझाते हुए कहा, तो क्या तुम बिना अपनी मर्जी के ये शादी करोगी? और क्या नाम बताया तुमने उसका? समर। मुझे याद है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम। गौरी ने उसकी बात को काटते हुए गुस्से में कहा, नहीं स्वरा, ये वो बचपन के समर नहीं है, ये तो उदयपुर की कुंवर सा है और उस समर से दूर दूर तक इनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये है तो वही समर, लेकिन अब वो बहुत बदल गए हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानते। ये सुन स्वरा बोली, देखो गौरी, मैं नहीं जानती कि तुम क्या करोगी। उधर तुम्हें अपने बाबा के वचन की जिम्मेदारी भी लेनी है और इधर ये शादी भी नहीं करनी है। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि जो फैसला लेना सोच समझ कर लेना। दूसरी तरफ रुद्र प्रताप के महल में सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। गायत्री देवी समर की थाली में खाना परोसते हुए बोली, ये भी खाओ और इसे खाने के बाद तुम्हें अभी खीर भी खानी है। समर ने उन्हें रोकते हुए कहा, बस बड़ी रानी माँ, हम इतना सारा नहीं खा पाएंगे। ये सुन गायत्री देवी बोली, अभी शुरू भी नहीं किया और कह रहे हैं नहीं खा पाएंगे? चिड़ियों की तरह भी कोई खाना खाता है क्या? उनको इस तरीके से समर को खाना खिलाते देख रुद्र प्रताप और सुप्रिया दोनों ही वहां बैठे मुस्कुरा रहे थे। माहौल देखकर रुद्र प्रताप ने सबसे बात करने का सोचा। फिर उन्होंने अपना चम्मच नीचे रखते हुए कहा, अब जब सब यहाँ है तो हम आप सबको कुछ बताना चाहते हैं। उनकी बातों को सुनकर सभी उनकी तरफ ध्यान से देखने लगे। जहाँ अभी सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वहीं अब सारे रुद्र प्रताप के बोलने का इंतजार कर रहे थे। सुप्रिया को पता था कि उन्हें क्या बात बतानी है सबको। उनको चुप देख गायत्री देवी ने कहा, अब बताओगे भी कि क्या बात है या ऐसे ही चुप रहोगे? रुद्र प्रताप ने कहा, मासा, हम सोच रहे हैं कि कुछ दिनों बाद समर का राज्याभिषेक कर दें। रुद्र की इस बात को सुनकर गायत्री देवी और सुप्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। गायत्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छा सोचा है आपने रुद्र। राज्याभिषेक की बात पर समर ने कहा, बाबा साहब इतनी भी क्या जल्दी है? समर की बातों को रोकते हुए रुद्र ने कहा, जल्दी है समर, इसलिए कह रहे हैं कि अब जब आपने सब संभालना सीख लिया है तो ये जिम्मेदारी भी हम आपको देना चाहते हैं। समर ने कहा, जैसा आप ठीक समझे बाबा साहब। ये बोल वो ग्लास उठाकर पानी पीने लगा। इसके बाद रुद्र प्रताप ने गायत्री देवी की तरफ देखते हुए कहा, और माँ, राज्याभिषेक के दिन ही हम समर और गौरी की एंगेजमेंट करवाना चाहते हैं। इस बात को सुनकर समर जो पानी पी रहा था उसके गले में अटक गया और वो जोर जोर से खांसने लगा। उसके पास बैठी गायत्री देवी जल्दी से उसकी पीठ सहलाने लगी और उसको पानी पीने के लिए दिया। इस बार समर की नजरें पानी पीते हुए अपने बाबा की तरफ थी। रुद्र प्रताप भी उसकी नजरों को अच्छी तरह से समझ रहे थे। उसके बाद समर उठा और वहां से जाने लगा। तभी सुप्रिया ने उसे रोकते हुए कहा, समर खाना तो खा लो। इस पर समर ने कहा, नहीं माँ, हमें भूख नहीं है। ये बोल वो वहां से चला गया। रुद्र प्रताप समझ गए थे कि वो एंगेजमेंट की बात से खुश नहीं है। गायत्री देवी को भी ये बात समझ आ गई थी। इधर समर गुस्से में अपने कमरे की बालकनी में आया। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जब हमने मना कर दिया फिर भी बाबा साहब क्यों एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं समझते कि हमें ये शादी नहीं करनी है? फिर उसकी नजर चांद पर गई और उसे वो दिन याद आया कि जब वो गौरी से झील के किनारे मिला था।
गौरी की बातों को याद करके उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहा, ये वो मासूम गौरी नहीं है बाबा साहब, वो तो कोई और ही थी। इनको तो हम जानते ही नहीं और हमें इस गौरी से कोई रिश्ता नहीं रखना है। बधाई हो, आप इस सप्ताह के लिए अपने पहले पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आपको इनाम में कॉइन्स दिए जा रहे हैं। जब तारा घर वापस आई तो उसने हॉल में काम कर रही हेमा से वसुधा के बारे में पूछा। हेमा ने बताया, दीदी मालकिन तो अपने कमरे में है। फिर उसने बातों ही बातों में बताया कि आज हुकुम से आए थे और उन्होंने गौरी दीदी की एंगेजमेंट की बात की, जिसे सुन तारा को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में वसुधा के कमरे की तरफ गई। वसुधा अपने कमरे में फोन पर किसी से बात कर रही थी। तारा अंदर आई और उसने गुस्से में वसुधा का फोन लेकर जमीन पर फेंक दिया, जिससे फोन टूट गया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि वसुधा को कुछ समझ में नहीं आया। वो तारा की ऐसी हरकत देख हैरान थी। वो बोली, ये क्या बदतमीजी है तारा, तुमने हमारा फोन क्यों फेंका? ये सुन तारा ने कहा, आपको अभी भी अपने फोन की पड़ी है, मेरी नहीं। वसुधा को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। उसे ऐसा देख तारा ने कहा, मैं ही गलत थी जो आप पर भरोसा करके अभी तक चुप बैठी रही, पर अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। जब आपको कुछ करना ही नहीं था तो आपने मुझसे ये क्यों कहा कि आप ये शादी नहीं होने देंगी? वसुधा को अब तारा के गुस्से का पता चल गया था। उसने आगे बढ़कर तारा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर तारा उनसे दूर होते हुए बोली, अब आप ये मत कहिएगा कि अभी तो एंगेजमेंट की बात हुई है, शादी की नहीं, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही बैठी रहूंगी तो वो दिन भी दूर नहीं रहेगा। वसुधा ने जाकर पहले कमरे का दरवाजा बंद किया। उसके बाद उसने तारा को समझाते हुए कहा, तुम समझने की कोशिश करो, ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे। तारा ने उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा, अच्छा तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा कुछ? वसुधा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ये देख तारा ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आपने भले ही कुछ न किया हो, पर अब मैं चुप नहीं रहने वाली। इस पर वसुधा ने कहा, देखो तारा, तुम गुस्से में कुछ ऐसा मत करना बेटा जिससे। तारा ने दोबारा से उन्हें रोकते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जो भी करूंगी उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। उसकी बातों को सुन वसुधा ने कहा, ऐसा क्या करने वाली हो तुम? तारा ने जवाब दिया, कुछ ऐसा जिससे महल में सभी को यकीन हो जाए कि गौरी उस महल के लायक नहीं है। ये बोल उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। फिर वो वसुधा की तरफ देखते हुए बोली, और ये सब मैं अकेले करूंगी। इतना कहकर वो कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। पीछे से वसुधा ने उसे आवाज दी, पर वो रुकी ही नहीं। अगली सुबह रुद्र प्रताप के महल में समर जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गया। रुद्र प्रताप को समर का यह बर्ताव समझ आ रहा था। रुद्र प्रताप हॉल में गायत्री देवी के साथ बैठे थे। उन्होंने गायत्री देवी से कहा, मासा, क्या बच्चे कभी हमारी भावनाओं को नहीं समझेंगे? क्या वो कभी हमारी फिक्र को नहीं देख पाएंगे? उनकी इस बात पर गायत्री देवी ने कहा, रुद्र, आप थोड़ा वक्त दें उन्हें। दोनों बच्चों के लिए ये बात बहुत बड़ी है और इसको समझने के लिए उन्हें वक्त लगेगा ही। आप फिक्र ना करें, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। दरवाजे से आते हुए पुरोहित जी ने कहा, खम्मा घड़ी राजा सा, खम्मा घड़ी बड़ी रानी माँ। उनको देख रुद्र प्रताप खड़े होते हुए बोले, घड़ी खम्मा पुरोहित जी। गायत्री देवी ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। रुद्र प्रताप ने उनको बैठाया और खुद बैठते हुए बोले, आइए बैठिए। आज आप इतनी सुबह सुबह? उसके बाद उन्होंने गायत्री देवी की तरफ देखते हुए कहा, मासा, क्या आपने इन्हें बुलाया है? तभी वहां पर सुप्रिया आई और उनके पीछे दो नौकरों ने चाय नाश्ता लेकर सोफे के पास वाली मेज पर रख दिया। सुप्रिया ने पुरोहित जी को प्रणाम कहा और फिर गायत्री देवी के पास बैठती हुई बोली, पुरोहित जी को हमने बुलाया है राजा साहब, राणा जी की बरसी की पूजा के बारे में पूछने के लिए। सुप्रिया की बातों से रुद्र प्रताप को याद आया कि कल तो उनके पिता की बरसी है। सुप्रिया ने फिर पुरोहित जी से मुहूर्त के बारे में पूछा। इस पर उन्होंने बताया कि पूजा के लिए कल सुबह 11 बजे का मुहूर्त सही है। पूजा की सारी बात करने के बाद पुरोहित जी वहां से चले गए। उनके जाते ही गायत्री देवी ने सुप्रिया से कहा, सब भूल जाए इस दिन को, पर आप कभी नहीं भूलती। ये सुन रुद्र प्रताप बोले, मासा, वो तो हमने कल इनको याद दिलाया था, वरना ये तो भूल ही गई थी। इस पर सुप्रिया से पहले गायत्री देवी बोली, हाँ पता है हमें, इसीलिए तो आपने पुरोहित जी से पूछा। उन्होंने रुद्र की नकल करते हुए कहा, पुरोहित जी आप इतनी सुबह सुबह? उनको ऐसे देख दोनों हंस दिए। उन्होंने आगे कहा, रुद्र, हमेशा से आप राणा जी की बरसी को करते आए हैं, पर अब जब समर वापस आ गए हैं तो हम चाहते हैं कि इस बार वो अपने दादा की बरसी की पूजा को करे। इस बात पर रुद्र प्रताप ने हाँ कहा। सुप्रिया गायत्री देवी से बोली, मासा, हमने ब्राह्मण भोजन के साथ सारी दान दक्षिणा का भी सब देख लिया है, बस आप इस बार के प्रसाद के लिए बता दें हमें। गायत्री देवी ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं सुप्रिया, इस बार प्रसाद आप नहीं बनाएंगी। सुप्रिया उनकी इस बात पर हैरानी से बोली, क्यों मासा, हर बार तो हम ही प्रसाद बनाते हैं, कोई गलती हुई क्या हमसे जो आप ऐसा कह रही हैं? इस पर गायत्री देवी ने कहा, हमने ऐसा कब कहा सुप्रिया कि आपसे कोई गलती हुई है? क्या हम नहीं जानते कि आप हर बार कितने मन से इस पूजा की तैयारी करती हैं? और सच कहें तो जब हम आपको इतने चाव से राणा जी की बरसी की तैयारी करते देखते हैं ना, तो हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि गौरी ये करे। आखिर वो इस घर की होने वाली बहू है और अब उन्हें भी यहाँ की चीजों को सीखना चाहिए। रुद्र प्रताप भी उनका साथ देते हुए बोले, मासा की बातों से हम भी सहमत हैं। उनकी बातों पर सुप्रिया बोली, माफ करिएगा मासा, पर हमें नहीं लगता कि अभी से गौरी को ये जिम्मेदारी देना सही होगा। ये सुन वो दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। उनको ऐसे देख सुप्रिया आगे बोली, हमारा मतलब है कि गौरी अभी हमारे राज परिवार के नियम रीति रिवाजों को नहीं जानती, अगर उनसे कोई गलती हो गई तो। इस पर गायत्री देवी बोली, हम समझ रहे हैं आपका कहना, पर अगर उनसे कोई गलती हुई भी तो आप हैं ही उन्हें समझाने के लिए। ये सुन सुप्रिया फीकी मुस्कान के साथ बोली, जैसा आप ठीक समझें। उसके बाद गायत्री देवी ने रुद्र प्रताप से कहा, रुद्र, आप सभी को कह दीजिएगा और वसुधा को भी मुहूर्त का वक्त बता दीजिएगा। इस बार का प्रसाद गौरी को बनाना है तो वो जल्दी आ जाएंगी। कुछ देर बाद रुद्र प्रताप ने वसुधा को फोन किया, पर उसका फोन बंद आ रहा था, इसीलिए उन्होंने गौरी को फोन करने का सोचा। और जब उन्हें कल की बात याद आई तो उन्होंने घर के नंबर पर फोन किया। वहीं राठौर भवन में तारा सोफे के पास बैठी अपने फोन पर कुछ कर रही थी। फोन बजते देख उसने फोन उठाते हुए हेलो कहा। उधर से रुद्र प्रताप की आवाज सुनकर तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो अंकल, कैसे हैं आप? इधर से रुद्र प्रताप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हेलो बेटा, वसुधा जी कहाँ है?
तारा ने बताया कि वसुधा कुछ काम से बाहर गई है, जिसे सुन रुद्र प्रताप ने गौरी के बारे में और उसकी तबीयत का पूछा। गौरी का नाम सुन वो चिढ़ गई। फिर उसने कहा, अंकल गौरी तो घर पर नहीं है, कुछ बात है क्या? इसके बाद रुद्र प्रताप ने उसे वसुधा को बताने को कहा कि कल महल में राणा जी की बरसी है। पूजा का मुहूर्त 11 बजे का है और मासा चाहती है कि इस बार प्रसाद गौरी बनाए, इसलिए आप सब वक्त पर आ जाइएगा। ये बोल रुद्र प्रताप ने फोन रख दिया। फोन रखते ही तारा ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, बरसी और गौरी के हाथों का प्रसाद, पर ये राणा जी कौन है? माँ से पूछना पड़ेगा। ये बोल वो वसुधा के कमरे में गई और वसुधा को देख तारा ने पूछा, माँ आप कहीं जा रही हैं? वसुधा अपना पर्स उठाती हुई बोली, कल तुमने गुस्से में जो हमारा फोन तोड़ा है ना, तो बस नया फोन लेने जा रहे हैं। उसके बाद तारा ने बताया, माँ रुद्र अंकल का फोन आया था, कल किन्हीं राणा जी की बरसी है, उन्होंने उसके लिए जल्दी बुलाया है। वैसे माँ ये राणा जी कौन है? ये सुन वसुधा ने अपना पर्स रखा और बोली, राणा जी रुद्र प्रताप के पिता है, कल उन्हीं की बरसी है। हर बार इस दिन को बहुत खास तरीके से मनाती है गायत्री देवी, और इस पूजा में अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो उन्हें पसंद नहीं है। और तुम्हें पता है सुप्रिया तो इस दिन तब तक निर्जल रहती है जब तक ये पूजा और ब्राह्मण भोज नहीं हो जाता। ये सुन तारा के चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट ही थी। वो देख वसुधा ने पूछा, तारा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? इस पर तारा ने उसी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपको पता है कल बरसी का प्रसाद कौन बनाएगा? वसुधा ने जवाब दिया, सुप्रिया, हर साल वही बनाती है। तारा ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, मासा चाहती है कि इस बार का प्रसाद गौरी बनाए। ये बोल वो वसुधा की तरफ अजीब नजरों से देखने लगी। इस पर वसुधा बोली, तारा तुम क्या सोच रही हो? देखो कुछ भी ऐसा मत करना, अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया और रुद्र प्रताप को पता चला तो वो अपने पिता की बरसी खराब करने पर तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। वसुधा की बात पर तारा ने कहा, यही तो मैं चाहती हूँ माँ, कि पिता की बरसी खराब होने पर रुद्र प्रताप माफ न करें, पर मुझे नहीं, गौरी को। राणा जी की बरसी का सुन भुवन गुस्से में बोला, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अगर मेरे पिता ने कुछ अच्छे कर्म किए होते तो आज जो रुद्र प्रताप के पास है वो मेरे पास होता। ये सुन उसकी पत्नी ने कहा, आप इन सब में बाबा साहब को क्यों बीच में ला रहे हैं? उनकी क्या गलती? इस पर भुवन बोला, उन्हीं की गलती है, अगर उन्होंने अपने वक्त कुछ अच्छा काम किया होता तो आज हमारा ओहदा कुछ और ही होता। तुम खुद ही देखो, राणा जी ने अच्छे काम किए तो सभी उन्हें प्यार से राणा जी कहकर बुलाने लगे, और आज भी उनके मरने के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं, और यही सम्मान रुद्र प्रताप को मिल रहा है। और एक तरफ मैं, न जाने क्या किस्मत है मेरी, बाप ने कुछ काम किया नहीं और बेटा जो मेरी कोई बात नहीं सुनता। वैसे वो है कहाँ? उसकी पत्नी ने जवाब दिया, आप ही ने तो कहा था उसे ऑफिस जाने को, तो वही गया है। ठीक है, ये बोलकर भुवन शांत होकर बैठ गया। इधर राठौर भवन में गौरी अपने कमरे में बैठी अपनी डायरी लिख रही थी। कहाँ तो उसने सपना देखा था कि इतने सालों बाद वो अपने घर में अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताएगी, और कहाँ उसके आते ही ये सब। तभी हेमा अंदर आई और बोली, दीदी ये क्या बात है, कल से तो आप नीचे ही नहीं आई। गौरी ने डायरी बंद करते हुए कहा, वो हमें कुछ सही नहीं लग रहा था, आप बताइए कुछ काम था हमसे? हेमा बोली, नहीं दीदी, वो तो हम ऐसे ही आ गए थे। बोलते बोलते उसकी नजर जब मेज पर रखे घुंघरू पर गई तो बोली, दीदी क्या ये आपके हैं? गौरी ने हाँ में जवाब दिया। हेमा ने उन्हें उठाते हुए कहा, क्या आपको नाचना आता है? गौरी ने कहा, हाँ मुझे पसंद है। हेमा घुंघरू लेकर गौरी के पास बैठते हुए बोली, देखो दीदी, आपको जितना डांस करना हो करो, पर प्लीज रात में नहीं करना। इस पर गौरी ने कहा, ऐसा क्यों? हेमा ने जवाब दिया, कहीं ऐसा हुआ कि रात में घुंघरू की आवाज से हमें अपने गाँव की भूतनी दिखाई दे गई तो? उसकी इस बात पर गौरी हंसने लगी। थोड़ी देर बाद गौरी बोली, अरे ये सब कुछ नहीं होता, अक्सर हम तो रात में ही डांस करते हैं। ये सुन हेमा ने कहा, इतना बड़ा दिन छोड़कर आप रात में ही क्यों? ठीक है आप करो, पर हमें बता देना जब डांस करना, ताकि हमें पता हो कि इन घुंघरू की आवाज आपसे आ रही है। हेमा की ऐसी बातों पर गौरी मुस्कुरा रही थी। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन देखा तो शर्मा जी का था। उसने फोन उठाया तो उधर से शर्मा जी की घबराती हुई आवाज आई। उनके ऐसे घबराने पर गौरी ने पूछा, क्या हुआ काका? आप? शर्मा जी गौरी की पूरी बात सुने बिना ही बोले, बेटा वसुधा जी कहाँ है? उनका फोन बंद आ रहा है, तो आप प्लीज हमारी बात उनसे करवा दीजिए। ये सुन गौरी ने हाँ कहा और हेमा से बोली, माँ घर पर है ना? हेमा ने जवाब दिया, नहीं दीदी, मालकिन तो तारा दीदी के साथ बाहर गई हैं। फिर गौरी ने शर्मा जी को बताया, माँ तो घर पर नहीं है, काका कोई प्रॉब्लम है क्या? उधर से शर्मा जी ने कहा, बेटिया अगर वसुधा जी नहीं है तो आप प्लीज जल्दी से जल्दी कंपनी आ जाइए। ये सुन गौरी ने उन्हें मना करते हुए कहा, नहीं काका, हम कंपनी नहीं आ सकते, माँ ने हमें मना किया है। आप जो बात हो हमें बता दीजिए, उनके आते ही हम उन्हें बता देंगे। उसके मना करने पर शर्मा जी बोले, हम समझ सकते हैं बिटिया, इस वक्त अगर वसुधा जी या आप में से यहाँ कोई नहीं आया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। गौरी ने हाँ कहा और फोन रख दिया। फिर उसने वसुधा को कॉल किया पर उसका फोन बंद आ रहा था। उसके बाद उसने तारा को फोन किया और तारा तो उसका फोन उठा ही नहीं रही थी। गौरी ने अपने आप से कहा, माँ ने मना किया है, क्या करें हम? काका बहुत परेशान दिख रहे थे, जरूर कोई बड़ी बात है। उसने हेमा को अपनी कंपनी जाने का बताया और वहां से कंपनी के लिए निकल गई। गौरी जल्द ही कंपनी पहुंच गई। शर्मा जी ने उसे जिस तरीके से जल्दी आने को कहा था, उससे तो यही लग रहा था कि बात बहुत बड़ी है। जैसे ही गौरी कंपनी पहुंची तो वहाँ एक अलग ही माहौल था। सारे एम्प्लॉय भीड़ लगाए आपस में बातें कर रहे थे। वहाँ खड़ा एक आदमी अपनी तेज आवाज में बोला, कब तक आएगी आपकी मैडम? अगर आप वो 10 मिनट में नहीं आई तो आगे जो होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। गौरी ने सामने आकर उस आदमी से कहा, कहिए क्या बात करनी है आपको इनकी मैडम से? गौरी को देख वो आदमी हैरानी से उसे देखने लगा। शर्मा जी ने जब गौरी को देखा तो उन्होंने जैसे चैन की सांस ली और उसके पास जाकर धीरे से बोला, बेटा आप अकेली आई हैं? वसुधा जी नहीं आई आपके साथ? गौरी को यहाँ के हालातों के बारे में कुछ नहीं पता था। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, वो आदमी बोला, मिसेस राठौर कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है, आपसे नहीं। इस पर गौरी ने केबिन में बैठकर बात करने को कहा। उस आदमी ने हाँ की और अपने असिस्टेंट के साथ केबिन में आ गया। शर्मा जी भी उनके साथ आए। वो गौरी को कुछ बताना चाहते थे पर गौरी बिना उन पर ध्यान दिए सीधे उस आदमी से बोली, अभी बताइए आपको क्या बात करनी है? माँ यहाँ नहीं है तो आपको जो प्रॉब्लम हो आप हमें बता सकते हैं। उस आदमी ने अपनी आंखों को चढ़ाते हुए कहा,
इसका मतलब आपकी माँ ने जानबूझकर ये सब किया है, तभी तो आज वो हमारे सामने नहीं आ रही। इसीलिए उन्होंने आपको हमसे बात करने के लिए यहाँ भेज दिया। पर एक बात कह दूं, आज मुझे अपने नुकसान की भरपाई चाहिए तो चाहिए, बस बहुत हो गया। उस आदमी की बात सुन गौरी ने कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं हमें नहीं पता, पर हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं और आप किस नुकसान की बात कर रहे हैं हमें साफ साफ बताइए। इस पर उस आदमी ने कहा, क्या उन्होंने आपको यहाँ भेजने से पहले कुछ नहीं बताया? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। मैं बंसल परिधान का मालिक योगेंद्र बंसल हूँ और पिछले कुछ सालों से आपकी कंपनी कृष्णा के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा हूँ। गौरी को अभी भी उस आदमी की नाराजगी का मतलब समझ नहीं आ रहा था। गौरी को अपनी तरफ से ऐसे सवाल भरे नजरिए से देखता देख योगेंद्र बंसल ने अपने असिस्टेंट को इशारा किया। असिस्टेंट ने आगे आकर गौरी को एक फाइल दी। गौरी ने फाइल लेकर उसे ध्यान से देखा। उस फाइल को ध्यान से पढ़ने के बाद उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने फाइल बंद करते हुए कहा, क्या आप हमें वो सैंपल दिखा सकते हैं? ये सुनते ही असिस्टेंट ने कपड़े के सैंपल लेकर गौरी को दिए, जिसे देखने के बाद गौरी ने कहा, हम नहीं मानते कि ये हमारी फैक्ट्री के हैं। इसके बाद उसने शर्मा जी को सैंपल देते हुए कहा, काका आप बताइए क्या ये इसी फैक्ट्री के हैं? सैंपल दिखाकर शर्मा जी ने हाँ में गर्दन हिलाई। उनके जवाब से हैरान गौरी के पास अब इस बात पर कोई जवाब नहीं था। गौरी को शांत देख योगेंद्र बंसल ने अकड़ के साथ कहा, मिस्टर राठौर, अगर अब आपको सारी बातें पता चल गई हैं, तो क्या अब आप अपनी गलती मानकर हमारे नुकसान की भरपाई करने को तैयार हैं? ये बोलने के बाद वापस से योगेंद्र बंसल ने अपने असिस्टेंट को इशारा किया। इस बार उसके असिस्टेंट ने गौरी के सामने कुछ पेपर रख दिया। गौरी ने बिना उन पेपर्स को देखते हुए कहा, मिस्टर बंसल, जितना आपने हमें बताया और उस फाइल को देखने के बाद हमें यही पता चला, इतने सालों पर साथ काम करने पर आपको हमारी कंपनी से इन 4 सालों में प्रॉब्लम हुई, तो आपने इस बारे में इतनी देर से रिएक्ट क्यों किया? उसकी बात पर योगेंद्र बंसल ने कहा, मैंने अभी तक वीरेंद्र जी की वजह से कुछ नहीं कहा। मैंने उनके साथ अपनी पार्टनरशिप शुरू की थी। उनकी डेथ के बाद मुझे लगा कि हुकुम साहब सब संभाल रहे हैं और उसके बाद भी सब ठीक ठाक ही चल रहा था। इसी वजह से मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन कुछ महीनों से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है। जब पता चला कि कृष्णा फैक्ट्री हुकुम साहब नहीं बल्कि वसुधा जी संभाल रही है, तो मैंने उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश की, पर हर बार उन्होंने कुछ न कुछ कहकर टाल दिया। सारी बातों को सुनकर गौरी बोली, आप एक बिजनेसमैन हैं, पहले तो खुद आपने इतनी बड़ी लापरवाही की और अब उन सबका दोष अकेले माँ को दे रहे हैं। पर ठीक है, नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई होगी। गौरी की इस बात को सुनकर शर्मा जी उसको रोकना चाहते थे, पर गौरी ने उन्हें रोकते हुए कहा, काका हमें मिस्टर बंसल से अकेले में कुछ बात करनी है। ये सुन शर्मा जी वहां से बाहर चले गए। योगेंद्र बंसल ने अपने असिस्टेंट को भी बाहर जाने को कहा। उनकी बात मानकर असिस्टेंट भी बाहर चला गया। शर्मा जी वहीं केबिन के बाहर खड़े बार बार वसुधा को फोन कर रहे थे, पर उसका फोन हर बार की तरह बंद ही आता। थोड़ी देर बाद केबिन से गौरी ने शर्मा जी को आवाज दी। उसके बुलाने पर शर्मा जी जल्दी से अंदर आए। असिस्टेंट भी उनके पीछे आया। गौरी ने अपने सामने से उन पेपर्स को उठाया और असिस्टेंट को देते हुए बोली, इन्हें अभी आप अपने पास ही संभाल कर रखिए। असिस्टेंट ने पेपर लेने से पहले योगेंद्र बंसल की तरफ देखा। मंजूरी मिलने पर उसे वो पेपर ले लिए। शर्मा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। योगेंद्र बंसल अपनी जगह से उठा और गौरी की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाते हुए कहा, ठीक है मिस्टर राठौर, 2 हफ्ते बाद मुलाकात होगी। गौरी ने अपने हाथों को जोड़ते हुए कहा, जी जरूर। उसको देख योगेंद्र बंसल ने भी अपने हाथ जोड़ दिए और फिर वो अपने असिस्टेंट के साथ वहां से चला गया। उन लोगों के जाते ही शर्मा जी गौरी से पूछने लगे, ये 2 हफ्ते की क्या बात है बेटा? हम कुछ समझे नहीं। गौरी ने जवाब दिया, वो काका हमारे पास 2 हफ्ते का वक्त है सभी नए सैंपल तैयार करने का उनके कंपनी के लिए। ये सुन शर्मा जी हैरान होते हुए बोले, नए सैंपल के लिए वो कैसे माने? हमने उन्हें कहा था, पर वो उस वक्त तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। गौरी ने कहा, काका ये सब हम बाद में बताएंगे, आप पहले हमें बंसल परिधान के सारे कामों की सभी फाइल पकड़ा दें और उस कंपनी की डिटेल भी। उसके कहते ही कुछ ही देर में उनसे रिलेटेड सभी फाइल्स उनके सामने मेज पर रख दी गईं। गौरी सभी फाइल्स को एक एक करके पढ़ने लगी। उसको अकेले देख शर्मा जी ने उसकी मदद करने का पूछा, पर गौरी ने मना करते हुए कहा, नहीं काका ये सब हम देख लेंगे। शर्मा जी वहां से जाने लगे तो गौरी ने कहा, जैसे ही माँ का फोन लगे आप उन्हें यहाँ के हालातों के बारे में बता दीजिएगा। उन्होंने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चले गए और गौरी उन फाइलों को ध्यान से देखने लगी। उसने उन सभी काम को ध्यान से समझा जो अभी तक दोनों कंपनी ने मिलकर किए थे। उसके बाद वो उन सैंपल्स को लेकर फैक्ट्री की तरफ बढ़ गई। वहीं रुद्र प्रताप के ऑफिस में समर अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था। आज बार बार उसे रुद्र प्रताप की कल रात को कही बात याद आ रही थी, इसीलिए उसका काम में अच्छे से मन नहीं लग रहा था। तभी वहां पर अर्थ आया। उसको परेशान देख उसने कहा, क्या बात है भाई, कहाँ खोए हो? कुछ काम वाम किया कि नहीं, या सारा दिन ऐसे ही दूसरी दुनिया में रहने का इरादा है? उसे देख समर ने चिढ़ते हुए कहा, अर्थ अभी हमारा मजाक करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसीलिए आप भी यहाँ से जाइए और हमें परेशान न करें। उसकी बात सुन अर्थ हंसते हुए बोला, अभी मजाक करने का मन नहीं है, तुम्हारी ये लाइन हमें समझ नहीं आई समर। शायद तुमने गलत कह दिया, तुम्हें तो ये कहना चाहिए था कि हमारा कभी मजाक करने का मन नहीं होता और ना ही हम कभी करेंगे। इसके बाद उसने धीरे से कहा, और सिर्फ मुझे नहीं तुम हम सब को आंख दिखा के परेशान करते रहते हो। समर ने जब उसको बड़बड़ाते हुए सुना तो बोला, क्या कहा आपने? अर्थ ने जल्दी से बात को घुमाते हुए कहा, वो मैं ये कह रहा था कि राजा सर ने जो प्रोजेक्ट दिया है आपका, उस पर कितना काम हुआ है? क्या आपने प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया? समर ने उसकी बातों का जवाब दिया, अभी तो ज्यादा खास काम नहीं हुआ है, कुछ चीजों को समझना है हमें और हमें उनसे रिलेटेड कुछ साइट भी देखनी है, उसके बाद ही हम आगे का काम करेंगे। ये सुन अर्थ ने कहा, ओ ऐसा। फिर कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, वैसे मैंने सुना है कि आज अतुल ऑफिस आ गया है और वो इस प्रोजेक्ट में अपना बेस्ट देने की तैयारी कर रहा है। उसकी इस बात पर समर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर बोला, कोई चाहे कुछ भी कहे पर हमें पता है कि ये प्रोजेक्ट तो तुम्हें ही मिलने वाला है। समर ने कहा, हो गया आपका, अब जाइए और हमें काम करने दें। अर्थ बोला, अरे मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा था। इधर जब भुवन अतुल के कैबिन में आया तो अपनी कुर्सी पर बैठा कुछ काम कर रहा था। उसको ऐसे काम करता देख भुवन खुश हुआ और उसके पास आया, और जब उसने देखा कि अतुल कोई दूसरा ही काम कर रहा है तो उसने गुस्से में कहा, अतुल तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, ये सब क्या है? अभी तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस प्रोजेक्ट के बारे में ध्यान देना चाहिए जिसे रुद्र प्रताप ने करने के लिए कहा है तुम्हें, और पता भी है उस प्रोजेक्ट की क्या अहमियत है। उनकी बातें सुन अतुल बोला, बाबा साहब मुझे उस प्रोजेक्ट को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी चाहे जितनी भी अहमियत क्यों ना हो, पर मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट से ज्यादा नहीं है। ये सुन भुवन को और भी गुस्सा आया, पर वो यहाँ ऑफिस में अभी ज्यादा गुस्सा नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने धीरे से कहा, अगर तुमने इस प्रोजेक्ट को हासिल नहीं किया तो एक बात ही याद रखना, वो दिन दूर नहीं जब तुम समर के पीछे उसके गुलाम बन के घूमोगे।
इस पर अतुल मुस्कुराते हुए बोला, बाबा साहब हमेशा यही बातें क्यों बोलते हैं? आपने गुलाम बनना पसंद किया, इसीलिए आप बने। किसी ने आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। पर इस मामले में मैं आपके जैसा नहीं हूँ। मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा और अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट से खुद की कंपनी खोलूंगा। अतुल की बातों पर भुवन ने अपनी आंख चढ़ाते हुए कहा, और उसके लिए तुम्हें सपोर्ट की जरूरत होगी। ये बात तो तुम्हें अच्छे से पता है ना? ये सुन अतुल शांत होकर भुवन की तरफ देखने लगा। भुवन ने आगे कहा, अतुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम किसी के सहारे अपनी जिंदगी ना जियो। पर मेरी बात सुनो, अगर एक बार तुमने समर को पीछे छोड़ दिया तो वो दिन दूर नहीं जब ये सब तुम्हारा होगा। और तब तुम एक क्या ऐसे 1000 ड्रीम प्रोजेक्ट कर सकते हो। मेरी बात को समझो और इस प्रोजेक्ट पर ध्यान दो। इसके बाद भुवन ने उसको अपने साथ चलने को कहा। अतुल उठते हुए बोला, हम कहाँ जा रहे हैं? इस पर भुवन ने चलते हुए कहा, तुम चलो पहले। थोड़ी ही देर में भुवन अतुल को समर के केबिन के बाहर ले आया और उसे बाहर से समर जो अपने काम पर पूरी तरह फोकस होकर काम कर रहा था उसे देखने को कहा। उनके कहने पर अतुल ने समर को देखते हुए कहा, क्या काम ही तो कर रहा है, ये आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? उसके बाद भुवन उसे रुद्र प्रताप की केबिन की तरफ ले गया जहाँ रुद्र प्रताप कुछ एम्प्लॉइज के साथ काम को डिस्कस कर रहे थे। भुवन अतुल को अंदर दिखाते हुए बोला, अब इन्हें देखो। अतुल को भुवन की बातें समझ नहीं आ रही थी। भुवन ने उसे समझाया, अगर यहाँ तक पहुँचना है तो कुछ करो। तुमने देखा ना समर कितनी मेहनत से काम कर रहा है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है यहाँ तक पहुँचने की। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या चाहिए, एक ड्रीम प्रोजेक्ट या उस जैसे 1000 ड्रीम प्रोजेक्ट? अतुल सोचने लगा। अंदर बैठे रुद्र प्रताप ने जब भुवन और अतुल को बाहर खड़े देखा तो उन्हें आवाज दी, अरे भुवन और अतुल, आप दोनों बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। उनके बुलाने पर भुवन चौंक गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त रुद्र प्रताप उन्हें अंदर बुला लेंगे। दोनों अंदर आए। रुद्र प्रताप ने बाकी लोगों को बाहर जाने को कहा और उन दोनों को बैठने का इशारा किया। उसके बाद उन्होंने अतुल से पूछा, कैसा रहा आपका काम? उनके पूछने पर अतुल ने कहा, कौन सा काम बड़े बाबा साहब? उसके कहने पर रुद्र प्रताप से पहले भुवन बोला, अरे अतुल, भाई साहब तुमसे उस काम के बारे में पूछ रहे हैं जिसे करने तुम बाहर गए थे। ये सुन अतुल बोला, हाँ बड़े बाबा साहब, वो हो गया, माफ कीजिएगा, हमें आने में वक्त लग गया। इस पर रुद्र प्रताप बोले, कोई बात नहीं, और आपको अजमेर के प्रोजेक्ट की सारी डिटेल मिल गई? अतुल ने कहा, जी बड़े बाबा साहब, मिल गई है। रुद्र प्रताप आगे बोले, ठीक है फिर, वैसे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। इस पर भुवन ने कहा, भाई साहब मैंने इसको ये बात पहले ही कह दी है। आखिर आपने इस प्रोजेक्ट को इतने अच्छे से संभाला है और आप ही तो हैं जिन्होंने हमारे बिजनेस को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ये बात कहते वो रुद्र प्रताप से रहा था पर उसका इशारा अतुल की तरफ था और इस बार अतुल उसके इशारे को समझ रहा था।